नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात। शुरुआत करते हैं महादेव बेटिंग ऐप की खबर से। तो चुनाव के ठीक पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महादेव बेटिंग ऐप यानी कि सट्टेबाजी का जो ऐप है, उस मामले में बघेल का नाम भी सामने आ गया है। ईडी भूपेश बघेल को जल्द समन कर सकती है और ईडी को महादेव ऐप के मामले में असीम दास के मोबाइल से 29 सेकंड का एक रिकॉर्डेड ऑडियो मिला है। ये एक ऑडियो मैसेज है। ये मैसेज दुबई में बैठे शुभम सोनी ने असीम को भेजा था। यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ा सकता है, ऐसा अंदेशा है। अब ये देखना है कि ये ऑडियो मैसेज जो है, क्या वो कोई सबूत से माना जाएगा किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। साथ ही महादेव ऐप केस के आरोपी शुभम सोनी ने दुबई से एक बयान जारी करके ये कहा है कि वो भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गए थे। शुभम सोनी ने ये भी कहा कि महादेव बेटिंग ऐप का मालिक वो ही है और भूपेश बघेल के कहने पर वो दुबई गया। इससे पहले ईडी की जांच में आरोपी असीम दास ने कहा था कि महादेव बेटिंग ऐप की तरफ से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये रकम चुनाव में इस्तेमाल के लिए दी गई थी। तो आपको पहले ये सुनाते हैं कि शुभम सोनी जो दावा कर रहा है कि वो महादेव बेटिंग ऐप का मालिक है, उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप क्या लगाया है। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उन पर लग रहे आरोपों का जवाब दिया है। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है, ये लोग अपने कस्टमर को एपीके भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयाँ करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है, जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा, कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। और कानून के जानकार और जाने माने क्रिमिनल लॉयर ये बता रहे हैं कि इस तरह का जो वीडियो होता है या जो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कानून में इसका क्या महत्व है। वरिष्ठ वकील विजय अग्रवाल ने कहा है कि ऐसे वीडियो की जांच में कोई असर नहीं पड़ता। Such video statements without any Section 65 certificate, without any authenticity, by flaunting and on the screen some papers that these are the documents in my favor or this is my identity, sitting away in a distant country, is unknown to law and has no basis, just a media attraction, and is good for coffee table talk. That's it. No legal admissibility at all.
हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, कई सवाल उठ रहे हैं इसके ऊपर। एक तो ये भी कि जिस तरह के एविडेंस की बात है वो जैसा क्रिमिनल लॉयर बता रहे थे अभी विजय अग्रवाल के, इस तरह के जो सबूत हैं जिसमें ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग या जो वीडियो है सामने जिसमें कि शुभम सोनी ये कह रहा है, दावा कर रहा है कि वो भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया। कोर्ट ऑफ लॉ में इस तरह के एविडेंस की कितनी अहमियत है? क्या वो महत्वपूर्ण होंगे या इनका केस पर कोई असर नहीं पड़ता? आपकी क्या जानकारी है? और ये जो बाकी जो बेटिंग ऐप्स हैं, ये भी खबर है कि इन्हें बंद किया गया लेकिन नए नामों से ये ऐप्स फिर से शुरू हो गए हैं। देखिए, इस केस में अगर हम देखें तो सबसे पहले असीम दास जो पकड़ा गया था उसने अपना बयान दर्ज कराया है और उसने बयान में वही बात कही है जो बात शुभम सोनी कह रहा है। उसने अपने बयान में कहा है कि शुभम सोनी के कहने पर उसने जो है 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को पहुंचाए हैं और उसके पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए ईडी ने बरामद किए थे। उसके साथ में छत्तीसगढ़ पुलिस का कांस्टेबल भीम यादव भी गिरफ्तार हुआ था, जो कि दुबई 2 से 3 बार जा चुका है और वो भी शुभम सोनी से मिल चुका है। तो असीम दास ने अपनी पूछताछ में कहा था कि उसके पास जो पैसा है, ये पैसा हवाला चैनलों के जरिए शुभम सोनी ने दुबई से भेजा है। उसके बाद जो शुभम सोनी है उसका बयान आ गया है उसके सपोर्ट में, और इस बयान में शुभम सोनी ये कह रहा है कि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कहने पर दुबई चला गया था, वहां से अपना पूरा कामकाज कर रहा था और उसने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर महीने 10 लाख रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है। इसके साथ में कुल 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया है। तो ये जो ऑडियो है, वीडियो है, ये एक तरह के सपोर्टिव एविडेंस हैं, क्योंकि ईडी ने असीम दास का बयान पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज कर लिया है, जो कि कोर्ट में एडमिसिबल है। उसके सपोर्टिव ये जो चीजें मिली हैं, चाहे वो ऑडियो हो, ऑडियो में जो असीम दास है वो शुभम सोनी से बात कर रहा है और जो शुभम सोनी है वो उसको ये कह रहा है कि वो जल्दी से रायपुर पहुंचे और वहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम को पैसे पहुंचाने हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और वो पैसे का इंतजाम कर रहा है जिसमें 8 से 10 करोड़ रुपए उसको छत्तीसगढ़ में एक शख्स से मिल जाएंगे। तो लगातार इस तरह के जो बयान हैं ये अपने आप में एविडेंस है, क्योंकि पीएमएलए में अगर कोई स्टेटमेंट दर्ज कराता है तो कोर्ट में वो एडमिसिबल होता है। दूसरी बात, उसके सपोर्ट में ऑडियो क्लिप मिला है और शुभम सोनी जो इस केस में आरोपी है, मोस्ट वांटेड है इस केस में, वो कह रहा है कि वही महादेव ऐप का मालिक है और वो धंधा जो कर रहा था वो सारा धंधा छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के जानकारी में कर रहा था और उसके लिए उनको पैसे भी दे रहा था। तो उसके सपोर्ट में जो जांच है उसके सपोर्ट में ये ऑडियो और वीडियो एविडेंस आए हैं, जो निश्चित तौर पर कोर्ट में एक अहम सबूत हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ईडी बहुत जल्दी ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बुलाएगी। इसके साथ में जो प्रशांत अग्रवाल जो वहाँ एसएसपी रहे हैं रायपुर में, उनको बुलाएगी, क्योंकि उनका नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया है, क्योंकि प्रशांत अग्रवाल से शुभम सोनी ने मीटिंग की थी। तो हालांकि ईडी को इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जो ट्रेल है उसको एस्टेब्लिश करना होगा कि आखिर 508 करोड़ रुपए आए तो वो पैसा कैसे पहुंचा, उस पूरी ट्रेल को एस्टेब्लिश करना होगा। लेकिन अगर इसमें साथ में ऑडियो और वीडियो के सबूत मिलते हैं तो ये भी कोर्ट में काफी अहम एविडेंस हो सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं ऑडियो वीडियो सबूत जो अगर मिलते हैं तो अहम एविडेंस हो सकते हैं ये कोर्ट ऑफ लॉ में। दूसरे की भूपेश बघेल को ईडी समन कर सकती है जल्द ही, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आपका मुकेश सिंह सेंगर। इस मामले में लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि बल्कि मंत्री राजीव चंद्रशेखर ये सवाल पूछ रहे हैं कि भूपेश बघेल ने इस मामले की जानकारी, इस बेटिंग ऐप की जानकारी क्यों नहीं दी? 1.5 साल तक ये मामला क्यों खिंचा? सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एनडीटीवी से बातचीत में बघेल सरकार की जांच के दावे पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि 500 करोड़ कहां से आ रहे हैं, इसका जवाब दें। महादेव ऐप लेन देन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, कल आपको ईडी की एक चिट्ठी मिली, 22 ऐप्स आपने बैन किए, किस तरीके की चीज़ इसमें निकलकर सामने आई और एक प्रदेश के मुखिया का भी नाम इसमें निकलकर जो है बीच में उछल कर आया? कल पहली बार इस 22 ऐप्स के बारे में हमें एक नोटिस मिला ईडी से और हमने दोपहर तक, सुबह मिला नोटिस और दोपहर तक हमने ब्लॉक कर दिया। इस ऐप के इस डिबेट में ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि
अभी मालूम हुआ है कि इस ऐप्स के बारे में 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरकार और छत्तीसगढ़ की पुलिस। उन्होंने एक भी टाइम बीच में इस 1.5 साल में कभी भी हमें नोटिफाई नहीं किया कि इसको ब्लॉक करना चाहिए। और ये जो अभी झूठ बोल रहे हैं कि 2 महीने पहले हमने कहा है या 1.5 महीने पहले कहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि लीगली अगर छत्तीसगढ़ पुलिस हमें एक नोटिस भेजते, ये हमारा एक तरह से ऑब्लिगेशन होता कि हम वो बैन करते, ब्लॉक करते अंडर सेक्शन 69। तो इन्होंने कुछ किया नहीं और ये बड़ा स्पष्ट रूप से पता अभी हम सबको मालूम भी पड़ रहा है कि क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि 500 करोड़ 508 करोड़ का सवाल था यहाँ पर। तो वही बताएं कि इसमें केस में वो 1.5 साल क्यों चलाए, क्यों खींचे और 1.5 साल में उन्होंने क्यों नहीं इसके बारे में किसी को नोटिफिकेशन दिया। केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महादेव बेटिंग ऐप पर बैन लगा दिया है। महादेव ऐप के साथ साथ 22 अवैध सट्टे के ऐप्स और वेबसाइट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने ये कार्रवाई ईडी के अनुरोध पर की है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसी ऐप वेबसाइट पर बैन लगा सकती थी। छत्तीसगढ़ सरकार के पास बैन करने की शक्ति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐप और वेबसाइट पर प्रतिबंध नहीं लगाया। तो अब ये देखना है कि चुनाव का समय है छत्तीसगढ़ में और उसके पहले भूपेश बघेल पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं या उनका नाम इस पूरे सट्टेबाजी के ऐप में घसीटा जा रहा है, उससे चुनाव में उन पर क्या फ़र्क पड़ता है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरे की अगर ईडी समन करती है भूपेश बघेल को तो ये भी उनके लिए मुश्किल बढ़ाएगा, क्योंकि वहां पर जल्द ही चंद दिनों के बाद में चुनाव हैं और ऐसे में ये एक मुसीबत बढ़ाने वाली बात है इस समय भूपेश बघेल के लिए। ये बार बार शुभम सोनी दावा कर रहे हैं कि वो जो महादेव बेटिंग ऐप है उसका मालिक वही है और वो भूपेश बघेल के कहने पर ही यूएई गया। ये आरोप है कि करोड़ों रुपए दिए गए हैं भूपेश बघेल को चुनाव के लिए महादेव बेटिंग ऐप की तरफ से। और केंद्रीय मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री ने भी कल इस भूपेश बघेल के ऊपर और छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर काफ़ी हमलावर वो रहे और उन्होंने पूछा और ये बताया कि इतना बड़ा घोटाला है, इसमें मुख्यमंत्री शामिल हैं। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर ये सवाल उठा रहे हैं कि इतने सारे ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया, उनको बैन किया गया, लेकिन जो छत्तीसगढ़ सरकार है 1.5 साल तक ये महादेव बेटिंग ऐप का घोटाला चलता रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दी और कुछ अलर्ट नहीं किया। हालांकि ये जो ऐप के ज़रिए सट्टेबाजी चल रही थी वो 1.5 साल तक चलती रही। बहुत सारे दूसरे जो राज्य हैं उन्होंने अलर्ट भेजे थे और उसी अलर्ट के बिना पे ये ऐप्स जो ब्लॉक किए गए हैं, लेकिन ये केस 1.5 साल तक चला और भूपेश बघेल ये हमें बता सकते हैं कि किसी तरह का नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया गया है। अब ये खबर है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो समन करेगी भूपेश बघेल को जल्द ही। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, यशवंत गोटे। और यशवंत जी, ये चुनाव के समय पे बिल्कुल सर पे चुनाव है, भूपेश बघेल को खबर है कि ईडी समन कर सकती है, तो इस चुनावी समय में भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती दिखती हैं या आपको लगता है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी इस चुनाव में होना है उस पर कोई असर नहीं डालेगा ये? नगमा जी, मुश्किलें तो बढ़ती दिख रही है, लेकिन चुनाव पर कोई खास असर पड़े ऐसा दिखता नहीं है। क्यों? भूपेश बघेल की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता? अगर ईडी उनको समन करती है पूछताछ के लिए तो आपको क्या लगता है कि लोग सोचेंगे कि ये बस ऐसे ईडी अपना काम कर रही है? नहीं, छवि पे तो असर पड़ रहा है। छवि पर अभी सरकार और भूपेश बघेल का चेहरा अभी बैकफुट पे है, ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये जो ईडी की कार्रवाई टाइमिंग को अगर अपन देखें ना, तो ये स्ट्रेटेजी आप कैंपेन या स्ट्रेटेजी आप इलेक्शन आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि आप इस टाइमिंग को देखिए मैम, जो शुभम सोनी वाला मसला है जो अभी तक सामने नहीं आया है और ये अभी अचानक इलेक्शन के 10 दिन पहले या 7 दिन पहले जो आ गया है, इससे ऐसा लगता है कि ये ऐसा
पहले भी हो चुका है। 18 के इलेक्शन में भी ऐसा हुआ है और उसका रिजल्ट भी इसी तरह आया है। रहा सवाल छवि का, तो छवि पर निश्चित तौर पे भूपेश बघेल की छवि पर असर पड़ेगा। ये राजीव चंद्रशेखर, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एनडीटीवी से बातचीत में ये सवाल उठाया है और ये बहुत वाजिब सवाल है कि 1.5 साल तक भूपेश बघेल ने इस महादेव बेटिंग ऐप को लेकर कोई अलर्ट नहीं भेजा, जबकि दूसरे राज्यों ने अलर्ट भेजा और उसी के बिना पर वो ऐप्स बैन किए गए। पर यहाँ पर अब कुछ ऑडियो एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक हैं, कुछ वीडियो है जो कि इन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है और इसलिए भी ये केस मजबूत होता है क्योंकि 1.5 साल तक ये चलता रहा, पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कभी कुछ कहा नहीं गया इसके ऊपर, किसी तरह का अलर्ट नहीं भेजा गया। मैम, छत्तीसगढ़ सरकार से कहा भले कुछ ना हो, लेकिन पिछले 1.5 साल से महादेव की कार्रवाई दुर्ग से ही चल रही है। दुर्ग के एसपी ने इसको ट्रैक किया और वहां से अलग अलग तरह के लोगों को अरेस्टिंग हुई, उसमें कुछ पेमेंट भी रिकवर हुई और ये लगातार मतलब ये कार्रवाई चल रही थी, ऐसा नहीं कि रुक गई थी। लेकिन जैसा जैसा इलेक्शन करीब आता रहा और ये दूसरी कार्रवाई जब ईडी की, आईटी की होती रही, साथ साथ ये एक क्लब हो गया उसमें। हम ये कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ किया नहीं, बल्कि इन्होंने कहा था कि आप बेल लगाए। हालांकि बेल लगाने का ऑथेंटिक अपन ये नहीं कह सकते कि इनने उनको लिखा या नहीं लिखा, लेकिन बेल लगाने की मांग बयानी तौर पे या सार्वजनिक तौर पे इनने की है। जी, इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही, किस तरह से वो फंसे हुए दिख रहे हैं? ये आरोप है कि उनके वहाँ पे करोड़ों रुपए दिए गए हैं चुनाव के लिए, कैश कुरियर की बात है, जो पैसे पहुंचाता है छत्तीसगढ़ सरकार को, पैसे दिए गए हैं, लगभग 508 करोड़ का आरोप है। तो इसमें वहां पर किस तरह की चर्चा है, इसे लेकर क्या कहा जा रहा है? पॉलिटिकल चर्चा की हम यदि बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का इलेक्शन स्ट्रेटेजी ऑफ पार्ट है। जैसे जो असीम दत्ता का कल कांग्रेस ने खुलासा किया, जो बीजेपी के कुछ लोगों के साथ वो क्लब है, बीजेपी के लोगों का ड्राइवर रहा है, बीजेपी के लोगों के साथ उसका एसोसिएशन रहा है। लेकिन ये अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये इससे पहले क्यों नहीं किया गया। मैं पहले समय से मतलब फर्स्ट आपका शो शुरू हुआ तब से बताना चाह रहा हूँ कि ये सवाल टाइमिंग का है कि इलेक्शन को कैसे ये किया जाए, और ये करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। पिछले बार बीजेपी ने यही काम किया था, इस बार कांग्रेस कर रही है। आप सही कह रहे हैं कि सवाल टाइमिंग का है, इसलिए मैंने शुरुआत में ये कहा था कि चुनाव बिल्कुल सर पे हैं और उस समय अब ईडी का सामान्य और ये तमाम चीज, लेकिन ये अब ये पूछताछ होगी और ये भी साबित करना होगा कि वो इसमें इस तरह से इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आरोप तो लग चुके हैं, छवि भी बिगड़ती है। तो ऐसे में ये सवाल जरूर उठेंगे कि किस तरह से क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर जो लगे आरोप हैं, इसके बावजूद किसी तरह का असर नहीं डालेगा ये चुनावी प्रोस्पेक्ट जो है वहां कांग्रेस का? एक बात इसमें समझने वाली बात है कि भ्रष्टाचार की बात हम यदि करते हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा अभी इसमें बनेगा, तो छत्तीसगढ़ के रूरल बेल्ट में ऐसा दिखता नहीं है। खासकर ये जो अभी घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में भूपेश बघेल को अपने को साबित करना पड़ेगा उन लोगों को कि ये हुआ या नहीं। किसी के आरोप लगा देने से अगर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा होता है तो जवाब तो देना पड़ेगा, कोई भी रहता तो देता। प्रश्न ये है कि इसका असर, आपका जैसा प्रश्न ये है कि इसका असर चुनाव पे क्या पड़ेगा या वोटर्स पे क्या पड़ेगा। तो इसका असर बहुत ज्यादा जो अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा, हम जैसे पॉलिटिक्स से, पत्रकारिता से, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन इसका धरातल पे जो असर पड़ने की बात है, जैसे वोटिंग में असर या रिजल्ट में असर, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं दिखता। जैसा आज आप जाइए, ये धान का बीजेपी ने बहुत अच्छा ये किया, इनने भी बहुत अच्छा किया, तो ये क्या काश्तकारों के, किसानों का कहना है कि हमको तो मिलता है, छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, हमको तो मिल रहा, हमें इसलिए इनके भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही बहुत निचले इलाके में चले जाइए आप, हमें उनके भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, हमारा ठीक चल रहा है। लेकिन जो
हाँ, छवि जो खराब हुई आप है सही कह रहे हैं यशवंत जी के जो लोग राजनीतिक तौर पर काफ़ी सक्रिय हैं या जो बहुत पॉलिटिकली अलर्ट हैं शहरों में, उनमें तो ये चर्चा का मुद्दा रहेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन पे वोटिंग में और चुनाव के परिणाम पर ये क्या असर डालेगा ये साफ नहीं है। भी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल ये एक बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जल्दी ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। ब्रेक लेंगे इस समय और उसके बाद दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें कि गुड़गांव और गाजियाबाद, नोएडा तमाम इलाके आते हैं, वहां सभी जगहों पर प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर है। इंग्लिश में शब्द है हैजर्डस यानी खतरनाक है। आसमान में स्मॉग की चादर है। एक बार फिर से दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली यानी दिल्ली एनसीआर, वो गैस चेंबर में बदली हुई है, क्योंकि दिल्ली का जो औसत AQI है वो फिलहाल लगातार 400 से ऊपर है। कहीं 440, फरीदाबाद में 426, गाजियाबाद में 413, नोएडा में AQI सुबह 403, यानी कि सभी अति गंभीर श्रेणी में हैं, जिसका असर सभी लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ता है। ग्रेटर नोएडा की स्थिति में कुछ मामूली सा सुधार ये दिखा कि AQI 400 से कुछ नीचे आकर 396 पे रहा। गंभीर श्रेणी ही है ये भी। इसी के चलते दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक अब ऑड इवन लागू कर दिया गया है। ऑड इवन यानी कि 13, 15, 17 और 19 नवंबर को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, यानी जिनमें ऑड नंबर प्लेट है, और 14, 16, 18 और 20 नवंबर को इवन नंबर की ही गाड़ियां चलेंगी। उम्मीद है कि इससे गाड़ियों की संख्या कुछ कम होगी जो सड़कों पर निकलती हैं। और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो सरकार का होता है, ग्रैप, उसके कई स्टेजेस होते हैं। अब चौथा और आखिरी स्टेज लागू किया गया है, जिसके लागू होते ही डीजल, कमर्शियल व्हीकल और सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पे, निर्माण के काम पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर बैन जारी रहेगा। किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। इसके साथ ही 5वीं तक के सभी स्कूल 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के स्कूल भी बंद हैं और यहाँ पे फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी। दिल्ली के स्कूलों में 10वीं और 12वीं की क्लास चलती रहेगी। स्कूल प्रमुख ये निर्णय ले सकेंगे कि 10वीं और 12वीं के बच्चों की कक्षा भी ऑनलाइन करना चाहते हैं या फिर उन्हें ऑफलाइन किया जाए, यानी कि बच्चे स्कूल आएं। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके, उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली के अंदर 5वीं क्लास तक के स्कूल 10 तारीख तक बंद किए गए थे। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख तक अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी जो है वो अब बंद रहेंगी 10 तारीख तक के लिए। 10वीं और 12वीं की जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी कक्षाएं जो हैं उनको अलाउ किया गया है। दिल्ली में आप अगर ज़मीन से देखें तो हर तरफ प्रदूषण नज़र तो आ ही रहा है। हम सब देख रहे हैं स्मॉग की चादर, लेकिन आसमान की ऊंचाई से भी दिल्ली पर प्रदूषण किस तरह का दिख रहा है, कैसी मोटी घनी चादर पड़ी है दिल्ली के आसमान पे, ये दिखाने के लिए दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर यानी MCD के दफ्तर से हमारे सहयोगी परिमल कुमार की ये रिपोर्ट देखिए।
इस वक्त हम दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर पर हैं और जो हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बने हैं दिल्ली में, उसकी तस्वीर दिखानी जरूरी है कि किस तरीके से दिल्ली धुंधली है। ये दिल्ली की तस्वीर है और आप देखिए कि धुंध ने किस तरीके से डेरा डाला हुआ है, स्मॉग जिसको कहते हैं। और सामने में जो लाल कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और अजमेरी गेट का वो साइड है। बाकी जगहों पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से दूर दूर तक अगर नज़र दौड़ाएं तो विजिबिलिटी ना के बराबर आएगा, और विजिबिलिटी से ज़्यादा दिक्कत इस आबो हवा को लेके सांस में दाखिल होता जहर है। और इस तरीके से आप देखिए पुरानी दिल्ली का इलाका है और पुरानी दिल्ली में आप कितनी दूर तक देख पा रहे हैं वो समझिए। सामने में ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं रामलीला मैदान है। इस तरीके का जो प्रदूषण का चादर है, उसके बाद AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बदतर हो चुका है और सीवियर कैटेगरी में है, जिसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 लगाना पड़ा है। और इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि फार्म बर्निंग और हवा की कम स्पीड इस प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है फिलहाल। और इसके अलावा भी जो प्रदूषण की वजहों में कहें तो बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से अब देखिए ये गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी और किस तरीके से अभी धूप थोड़ा सा निकला है तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके का एक्शन लेना पड़ा है, इस तरीके की हरकत है ज़मीन पर एजेंसियों के जरिए, सरकारी तंत्र के जरिए, तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है और किस तरीके के हालात दिल्ली में बने हैं, दिल्ली NCR में। उसके बाद ये एक्शन मोड में तमाम तंत्र आपको नज़र आ रहा होगा। और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 सबसे आखिरी चरण होता है लगाने का, यानी इसमें यह भी सलाह है कि ऑड इवेंट पर भी विचार किया जाए। तो हो सकता है कि जो बैठक है उसमें इस बात को लेकर भी चर्चा हो और उस पर कोई सहमति बने। किस ऊंचाई से आपको ज़मीनी हालात दिखाने की ये कोशिश की जा रही है ताकि आप समझ पाएँ कि इस तरीके से अगर हरकत में तमाम एजेंसियां हैं तो उसके पीछे आखिर क्या वजह है। इस तरह के मौसम पे 2 पंक्तियां याद आती है, हालात जिस्म सूरत जहां और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहां और भी खराब। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। परिमल ये दिखा रहे थे कि ऊपर से किस तरह की नज़र आ रही है दिल्ली, और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में कुछ स्मॉग टावर्स लगे थे, लेकिन ज़्यादातर यही रिपोर्ट है कि जो स्मॉग टावर हैं वो काम ही नहीं कर रहे, वो 1 साल से बंद पड़े हुए हैं। तो वो भी देखेंगे कि क्यों है ऐसा। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर आगरा है, क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बात सिर्फ दिल्ली हम बोल रहे हैं, तो ये दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली है और नेशनल कैपिटल रीजन है और उसके आगे आगे का भी यही हाल है। तो आगरा में अगर आप देखें तो प्रदूषण ने बुरा हाल किया है। यहाँ पर जो धरोहर है हमारी ताजमहल, वो धुंध की चादर में बिल्कुल लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। दूर से ताजमहल धुंधला है, बल्कि नज़र ही नहीं आ रहा। हवा में PM 2.5 और धूल की मात्रा बढ़ने से ये स्थिति बनी हुई है। लोगों को एक तो विजिबिलिटी तो अलग बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। सांस की दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा और आँखों में जलन हो रही है, क्योंकि ये जो धुआं है वो ख़तरनाक है। डॉक्टर संजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, जो पूर्व एडिशनल डायरेक्टर हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। बहुत शुक्रिया आपका। जो स्थिति आप देख रहे हैं, साल दर साल आप लोगों ने इसके ऊपर काम भी किया है और बात भी की है। अब हम देख रहे हैं कि ग्रैप 4 लागू किया जा रहा है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। फिर हमने ये भी सुना डॉक्टर अग्रवाल के स्मॉग टावर्स लगे थे, क्या रोल होता है इन स्मॉग टावर्स का? काम भी नहीं कर रहे हैं, 1 साल से बंद पड़े हैं। तो ये सब चीज़ें की गई थी, लेकिन साल भर फिर क्या किया गया कि हम इसी स्थिति में पहुंच जाते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्मोक टावर और जो दूसरी चीजें हैं जो एप्लीकेबल लोग मतलब इनिशिएट कर रहे हैं, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। बेसिकली ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमको ये देखना है कि सोर्सेस जी, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज हैं सिर्फ। हाँ, इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, तो उसमें स्मोक टावर जैसा कोई काम नहीं करेगा। आपको ये देखना है कि अब नाउ इमरजेंसी रिस्पांस में आपको कि जो मेजर सोर्सेस हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हायर लेवल पे एयर पोल्यूशन को, उनको सबसे पहले कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जैसे आपका बायोमास बर्निंग हो गया, आपका व्हीकल का, तो जैसे ही देखो पूरे साल ये आपका जो पोल्यूशन है
पूरे साल ऐसे ही रहता है। ये अभी जो रीजन है वो ये है कि जो ड्यू टू द इन्वर्शन, टेम्परेचर कम होने की वजह से जितना पोल्यूटेंट्स है वो डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है, और वो एक उसने चादर सी बना ली है, और वो डिस्पर्स होने में उसको जब टेम्परेचर जब मिलेगा, सनराइज होगा, तब जाके वो डिस्पर्स होगा। तो अभी ये स्थिति तो बनी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा प्रभाव आपका पानी के छिड़कने से ये जो कर रहे हैं उसमें हो सकता है, बट बहुत ज्यादा इसमें सहायता नहीं मिलेगी हमें। तो मेजर कंट्रोल, जैसे आप अभी मैंने सुना ऑड इवन दिल्ली में शुरू हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता है कि ऑड इवन से भी कोई फर्क पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है मैं आज से डॉक्टर अग्रवाल, सॉरी, एक बार आपसे पूछना चाहती हूँ, ऑड इवन कारगर होता है या नहीं होता है? क्या तजुर्बा रहा है? क्योंकि कई बार सैटेलाइट इमेजेस आती हैं जिसमें दिखा है कि शायद कुछ कम, हालांकि मैं जान रही हूँ कि ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, कोई सोल्यूशन नहीं है। आप ऑड इवन करके, क्योंकि ये जैसे हम और भी लोगों से बात कर रहे थे, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली में वेहिकुलर पोल्यूशन जो गाड़ियों से होता है वो करीब 40% और उससे ऊपर है। तो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है गाड़ियां। अगर गाड़ियों की संख्या कम होती है कुछ दिनों के लिए ही सही, तो उससे प्रदूषण में कुछ कमी आएगी। देखिए, ऑड इवन से ज्यादा 1% 2% की कमी आएगी, बट मैं आपको बता दूं कि ये पूरे साल गाड़ियों का चलना जो है पूरे साल रहता है, तो पूरे साल की स्थिति है ये। तो अभी हमें ऐसा कुछ सोचना चाहिए, जैसे ग्रेफ 4 अगर लागू हो गया है तो जो मेजर सोर्सेस हैं, जैसे आपका रोड डस्ट हो गया, आपका बायोमास बर्निंग हो गया, और आपका और भी कई ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, तो इसको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल पे रखना जरूरी है। तो हम इसको बायोमास बर्निंग जो है वो उस पर तो रुकावट लगी हुई है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट बड़ा वीक है, हो नहीं पा रहा है। तो सालों भर ये तो गैर कानूनी है, लेकिन सालों भर देखते हैं कि कहीं भी कोई भी जो वेस्ट है, जो कूड़ा है, वो जलता है। तो ये तो गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत बड़ी चूक है, कोई भी एक गवर्नमेंट एजेंसी हो, कोई भी सरकार हो, क्योंकि वेस्ट डिस्पोजल जो हमारा है डॉक्टर अग्रवाल, वो बहुत फॉल्टी है, कूड़ा जलाया जाता है बहुत। हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वेस्ट जनरेशन जो होता है उसमें क्या करते हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से भी कई लोग ऐसे हैं एम्प्लॉइज जिनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो उसको जला देते हैं, उसको हटाने के लिए बजाय उसको जला देते हैं। दूसरा, आपका जो हमारा लैंडफिल साइट्स है, वहां पे से भी जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट को बर्निंग होती रहती है, वो ऑटोमेटिक होती रहती है, उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो जब तक आप इन बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बहुत साल पहले कुछ 50 to 60 पॉइंट्स बताए थे कि इसमें इस लेवल पे हमको कंट्रोल करना है, तो ये जब तक हम सोर्स पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कुछ आप भी कह रहे हैं कि आपने पहले भी ये सब पॉइंट्स बताए हैं, एक ब्लूप्रिंट भी है कि कहाँ क्या करना है। जी, लेकिन इसके ऊपर कुछ काम साल भर होता नहीं है कि जो सोर्स हैं वहां पे कहाँ करें। ये तो हम अचानक देख लेते हैं इमरजेंसी मेजर। कुछ आप बताएंगे 2-3 बड़े पॉइंट्स की क्या मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, कहाँ पर हमें ये करना चाहिए, साल भर करना चाहिए, ताकि हम इस स्थिति में नहीं पहुंचे और सालों भर भी प्रदूषण कम रहे। अब तो सिर्फ ये हो रहा है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस ये बन जाती हैं, वेदर कंडीशंस, कि वो हवा में ही सब अटक के रह जाता है जितना भी प्रदूषण का कण है, पर साल भर भी हवा बहुत खराब है। तो क्या करना चाहिए और क्यों नहीं करती है सरकार? पहला पॉइंट मेरा ये है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, जो बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो अनऑथराइज्ड भी हैं, उनकी वजह से भी जो पोल्यूशन होता है वो एक कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, आपका बायोमास बर्निंग हो गया, चाहे वो पराली का जलाना हो, चाहे वो म्युनिसिपल वेस्ट को जलाना हो, तो ये एक बड़ा कारण है। तीसरा कारण आपका हो गया, ऑर्डर लागू हो रहा है हालांकि, बट व्हीकल से भी बहुत ज्यादा परसेंटेज की कमी नहीं होगी, तो व्हीकल का भी करना है। चौथा, आपका जो मेनली आपका कंट्रीब्यूशन है वो रोड डस्ट है, रिसस्पेंशन ऑफ रोड डस्ट। तो इस रोड डस्ट को जब हमने पहले मेजर किया था तो हमें 42% इसका कंट्रीब्यूशन मिला था। तो ये अगर आप 50% मान लें, तो अगर 50% अगर आप इसको ही कंट्रोल कर लेते हैं, तो जैसे अब पेव साइड, रोड साइड में जो पेव्ड होती हैं, पेव्ड लगाएं जिससे डस्ट, धूल, मतलब मिट्टी नहीं दिखे, तो वो धूल से उड़ेगी नहीं, और जो रोड के ऊपर डस्ट है वो फाइन पार्टिकल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि वो जब गाड़ियां चलती हैं तो वो बहुत बारीक पिस जाते हैं और वो धूल के फॉर्म में होते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जी,
ये तमाम चीज़ें हैं, कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यही और अफसोस भी है कि ये बातें होती रहती हैं, चीज़ें बताई गई हैं कि क्या है, कोई तमाम लोग कहते हैं जानकार कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप प्रदूषण को यहाँ रोक नहीं सकते। बहुत सारे दुनिया के बड़े शहरों ने ये करके दिखाया है कि बहुत प्रदूषित हुए, लेकिन प्रदूषण को रोका, पर वो इच्छा शक्ति दिखती नहीं है कि प्रदूषण को रोका जाए। और अचानक से हम इस स्टेज में पहुंचते हैं जहां पर एयर इमरजेंसी है और फिर हम अचानक से इमरजेंसी मेजर्स लागू करते हैं और हमें लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रही है सरकार, पर ऐसा नहीं हो रहा। ये सही नहीं है, साल भर प्रदूषण है। डॉक्टर अग्रवाल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये सिर्फ अब दिल्ली और एनसीआर की बात नहीं रह गई। अक्सर लोग कहते हैं कि दिल्ली तो इस तरह से भौगोलिक लोकेशन जो दिल्ली का है वो ये है कि यहाँ पर प्रदूषण जो है वो ट्रैप्ड है, क्योंकि निकलने का जरिया नहीं है, प्रदूषण हैंग करता है। और जो कोस्टल सिटीज़ हैं, जो समंदर के किनारे हैं, वहाँ पर ये हालत नहीं होती है। पर अब देखें मुंबई का हाल, दिल्ली के मुकाबले मुंबई की हवा फिर भी काफ़ी साफ़ है। इस वक्त मुंबई में भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो मुंबई की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर हवा की जो गुणवत्ता है उसको लेकर न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार चिंतित है, बल्कि केंद्र सरकार ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है। केंद्र सरकार की टीम मुंबई का दौरा करने वाली है। अगर AQI की बात की जाए तो मुंबई में ये मध्यम से खराब श्रेणी के बीच बनी हुई है, जबकि दिल्ली में ये हैजर्डस है, खतरनाक है। लेकिन अभी मुंबई में ये मध्यम से खराब श्रेणी, आपको एक अंदाज़ा दिला दें कि मुंबई में AQI जो है वो 150 से ऊपर है। अभी जो WHO का मानक है वो 100 है, उसके नीचे होना चाहिए अच्छी हवा। पर यहाँ दिल्ली की स्थिति क्या है? 450, 400, ज़्यादातर 400 से ऊपर। तो ये फ़र्क पड़ता है। जो जिस तरह से जहाँ मुंबई बसा हुआ है समंदर के किनारे और दिल्ली लैंड लॉक्ड है, तो ये फ़र्क पड़ता है। बट दिल्ली में इस वक्त हवा ये है, पर मुंबई की भी स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ के हिसाब से। तो मुंबई में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए एक सुनवाई शुरू की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम से कार्रवाई की उम्मीद है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि शुक्रवार तक कुछ फौरी उपाय किए जाएं। कोर्ट मित्र ने कहा कि ये जीने और मरने के हालात हैं, सिर्फ अभी की पीढ़ी के लिए ही नहीं है, ये हमारे भविष्य की पीढ़ी के लिए भी है।